डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग वैल्यू एडेड सेशन में आज से शुरुआत कर रहे हैं। राज व्यवस्था, शासन व्यवस्था और संविधान वाला जो खंड है आपका उसमें, और जाहिर है आपको ऐसा महसूस हुआ होगा प्रश्नों को देखकर कि इस खंड से औसतन 20 से 22 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि पढ़ने के दौरान हमें ऐसा महसूस होता है कि सारी बातें तो संविधान में लिखी ही हैं, इसलिए प्रश्नों को हल करना सरल है। लेकिन अधिकांशतः अभ्यर्थियों में बहुत कन्फ्यूजन प्रश्नों को देखकर होता है कि सटीक रूप से उसका उत्तर हम नहीं ढूंढ पाते हैं। राजव्यवस्था का जो खंड है वह वैल्यू एडेड सेशन की दृष्टि से अगर देखें तो जैसा अभी मैंने कहा कि संविधान में बातें लिखी तो हैं, लेकिन कौन सी बात संविधान की महत्वपूर्ण होगी प्रश्न के लिए, इसको ढूंढ पाना थोड़ा सा कठिन अवश्य होता है। आपने महसूस अवश्य किया होगा अपनी तैयारी के दौरान। पिछली जितनी कक्षाएं मैंने ली हैं वैल्यू एडेड सेशन में, उसमें मैंने एक बात बहुत पुरजोर तरीके से कही है सदैव कि आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो करते रहें, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मेरा जो काम है उसमें मूल्यवर्धन करना है, कुछ नई बातें ऐड करनी है, आपका ध्यान आकर्षित कराना है उन बातों पर जो लगती तो बारीक हैं लेकिन हैं बहुत संकल्पनात्मक और सरल होने के कारण कई बार समस्या का कारण भी बन जाती है। अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है कि बीइंग सिंपल इज द मोस्ट डिफिकल्ट। सरल बने रहना बड़ा दुष्कर है और बड़ा कठिन कार्य है। तो हम सामान्यतः सरल चीजों पर ध्यान नहीं देते, बारीक चीजों पर ध्यान नहीं देते और हम मूल बातों को पढ़ लेते हैं। लेकिन जब प्रश्न बनता है तो उस प्रश्न में अधिकांशतः ऐसे प्रश्न बनते हैं जिनमें बहुत बारीकी से कोई अंतर कर दिया जाता है और वही अभ्यर्थियों के लिए कंफ्यूजन का बहुत बड़ा कारण बनता है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसी, जिसको कहते हैं इंट्रिकेसी, मतलब बहुत बारीक चीज उसके अंदर की ढूंढनी है। वो डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट इन द सेंस हमें ढूंढने की जरूरत है। तो ढूंढना कुछ मामले में डिफिकल्ट हो सकता है। तो हमारा उद्देश्य केवल इन कक्षाओं में यही है कि उन्हीं डिफिकल्ट चीजों को कैसे पहचाना जाएगा, इस पर आपका ध्यान आकर्षित करा दिया जाए ताकि आप स्वतः अपनी तैयारी को उत्कृष्ट बना लें और सफल हो जाए। इसी उद्देश्य से पॉलिटी की कक्षाओं में भी हम लोग बात करेंगे। जो तरीका हमने इकोनॉमिक्स में अपनाया है कि हम प्रश्नों को देखेंगे जरूर, लेकिन प्रश्नों को देखने का उद्देश्य केवल प्रश्नों के पीछे भागना नहीं है। हमें यह समझना है कि परीक्षक ने जहां से वो प्रश्न बनाया है वो आने वाले समय में उसी क्षेत्र से अगर प्रश्न बनाया जाए तो वो प्रश्न क्या हो सकता है और क्या हम ऐसे सभी तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सक्षम हो पा रहे हैं। तो इसी उद्देश्य, इसी दृष्टिकोण से हम लोग पॉलिटी की कक्षाओं में भी काम करेंगे और प्रश्नों को देखेंगे भी, उनका उत्तर भी ढूंढेंगे और बुनियादी संकल्पनाओं पर भी बात करेंगे। कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, कहाँ से भविष्य में बन सकते हैं, उन पर आपका ध्यान आकर्षित भी कराएंगे और यह उम्मीद अवश्य करेंगे कि आपको इससे लाभ होगा और आप अपनी परीक्षा में निश्चित रूप से सफल होंगे। तैयारी आपकी जो है वो अपनी जगह पर अच्छी है और उसमें नई बातें ऐड करें और अपने आप को पूरी तरीके से सक्षम बनाएं। आज का जो खंड है जिस पर हम बात करने वाले हैं वो बहुत बुनियादी बातें हैं उसमें कि संविधान का इतिहास का कुछ प्रश्न है, इसके अलावा प्रस्तावना है या उद्देशिका जिसको कहते हैं हम, इसके अलावा भाग 1 है संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, या एक खंड है जिसमें हम प्रश्नों पर बात करेंगे संविधान की संरचना पर प्रश्न बनता है। तो संविधान की संरचना का अर्थ हो गया कि उसमें भाग कितने हैं, अनुसूचियां कितनी हैं, किस भाग में क्या है, किस अनुसूची में क्या है। इसके अलावा जो भारत का जो परिसंघ है, फेडरेशन है भारत का, उसमें संघ और राज्य के बीच शक्तियों का जो विभाजन है, डिवीजन ऑफ पावर जो किया गया है संविधान के तहत 7वीं अनुसूची में, संघ, राज्य और संवर्ती सूची बनाकर उसके कुछ प्रमुख विषय कौन से हैं जहां से प्रश्न बनता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है
कि संविधान की संरचना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां से प्रश्न बनाए जा रहे हैं और आगे भी बनाए जाएंगे। कारण उसका यह है कि अगर हम संविधान की संरचना ही नहीं समझते तो हम संविधान के प्रावधानों को नहीं समझ पाएंगे और बारीक चीजों को समझना तो लगभग असंभव हो जाएगा। तो देखने में ऐसा लगता है कि यह तो याद रखने वाली चीजें हैं, इसमें ऐसा क्या है, लेकिन हमारा ध्यान उस पर जरूर जाना चाहिए और यह समझ में आना चाहिए कि परीक्षक आखिर हमसे संविधान की संरचना क्यों परीक्षण करना चाहता है हमारे ज्ञान को। उसका तर्क यही है कि जब हम संविधान के प्रावधानों की समझ विकसित करना चाहते हैं, प्रारंभिक हो आगे फिर मुख्य परीक्षा में, तो सबसे पहले यह समझने की आवश्यकता होती है कि संविधान है क्या, क्या काम करता है संविधान, किसको दिशा निर्देश देता है, कैसे उसका विकास हुआ है और उसके अंदर है क्या, उसकी अंतर वस्तु क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज द कंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कंपोजिशन को समझकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें उसकी एक योजना, जिसको हम संवैधानिक योजना कहते हैं, संवैधानिक योजना की समझ हमें होती है कि इसके बाद यह होना चाहिए, इसके बाद यह होना चाहिए, इसके बाद यह होना चाहिए। उसकी एक क्रमबद्धता, सीक्वेंस हमें दिखाई पड़ेगी। जैसे कोई व्यक्ति यह कहे कि भाग 1 में संविधान के क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले संविधान जिसको दिशा निर्देश देता है, जिस शासन व्यवस्था को, उसकी चर्चा होनी ही चाहिए। जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि शासन व्यवस्था हमारी कैसी है, हमारा राजनीतिक ढांचा कैसा है, तब तक हम किसको दिशा निर्देश दें यह समझ में नहीं आएगा। तो भाग 1 में स्वाभाविक रूप से किसी भी देश का संविधान देखें, नॉट ओनली इन इंडिया, इफ यू लुक एट एनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड, तो उसके भाग 1 में निश्चित रूप से उस राज्य की राजनीतिक संरचना का उल्लेख होता है कि वो किस तरह की राजनीतिक संरचना पर कार्य कर रहा है। उसके बाद हम यह देखते हैं कि आखिर वहां रहता कौन है, क्योंकि सबसे पहले उसका क्षेत्र देखा जाएगा। अगर राज्य की परिभाषा देंगे तो सबसे पहले उसका परिभाषित क्षेत्र है। तो भाग 1 यह बताएगा कि संवैधानिक योजना के तहत, भाग 1 यह बताएगा कि हमारा जो राजनीतिक क्षेत्र है वो कहां तक विस्तृत है। अगला जो अवयव है राज्य का, वह यह कह रहा है कि वहां जनसंख्या होनी चाहिए, तो कौन लोग निवास करते हैं, नागरिक रहते हैं या विदेशी रहते हैं, कितने तरह के नागरिक रह सकते हैं, कितने तरह के व्यक्ति रह सकते हैं। अगला भाग नागरिकता का होगा। अगर हमारा देश लोकतांत्रिक है तो लोकतंत्र में अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है, तो तीसरा भाग अधिकार का होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमें संविधान की संरचना की समझ है तो हम उसकी योजना को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और एक के बाद एक क्रमबद्ध रूप से अगर हम भागों पर गौर करेंगे, सबसे बड़ा लाभ परीक्षा की दृष्टि से क्या होगा कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि भाग 1 में क्या है और भाग 12 में क्या है। अन्यथा अगर हमें आज वर्तमान संविधान में अगर 25 भाग हैं तो 25 भाग और 12 अनुसूचियों में कौन कौन सी बातें कहां हैं, इसको याद रख पाना बहुत सरल नहीं है। लेकिन अगर हमें संविधान की योजना, संविधान की संरचना की समझ है तो हमें संविधान की समझ भी होगी और हम किस भाग में क्या है इसको याद रखना भी हमारे लिए बहुत सरल होगा। यही कारण है कि परीक्षक संविधान की संरचना से हर वर्ष कुछ न कुछ प्रश्न अवश्य पूछता है, इसलिए हमें उस पर गौर करने की जरूरत है। इसके पहले कि हम लोग प्रश्नों पर गौर करें, कुछ बुनियादी बातें मैं आपको बता देता हूं जहां से प्रश्न बन सकता है और उसके बाद हम प्रश्न को भी देखेंगे और आपके लिए एक मटेरियल भी है यहां जो मैं आपको अभी दिखलाऊंगा थोड़ी देर में कि संविधान के भाग में क्या लिखा है, किस भाग में क्या है, किस अनुसूची में क्या है, वो आपको समझने में आसानी होगी। पहले मैं कुछ बुनियादी बातों पर चर्चा कर देता हूं, उसके बाद फिर उस पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो शब्द है संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन, एक शब्द है लैटिन भाषा का कॉन्स्टिट्यूअरी, जिसका अर्थ होता है सुप्रीम लॉ या सर्वोच्च विधि। तो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का शाब्दिक अर्थ ही बता रहा है कि वह सर्वोच्च विधि है किसी भी देश की। तो एक तो परिभाषा यही हो गई कि संविधान सर्वोच्च विधि है। अब इसका अगर हम सैद्धांतिक पक्ष देखते हैं तो एक बार एक प्रश्न आया है ऐसा कि सिद्धांत में यह किस तरह का सिद्धांत है,
अगर ये विधि है, सर्वोच्च विधि है, तो विधि को अंग्रेजी में कहते हैं लॉ। तो लॉ की कौन सी थ्योरी है जो संविधान को सर्वोच्च विधि बनाती है, और भारत में खास तौर से कौन सा ऐसा विधि का दर्शन है, विधि शास्त्र का कौन सा सिद्धांत है जो संविधान को सर्वोच्च विधि बनाता है। तो उसमें एक बार नाम पूछा गया है उस दार्शनिक का जिन्होंने वह सिद्धांत दिया था, जिस सिद्धांत का नाम है प्योर थियरी ऑफ लॉ बाय केल्सन। केल्सन के अनुसार जो सर्वोच्च विधि होती है वहीं से बाकी विधियों का प्रवाह आरंभ होता है, जिसको हम कहते हैं कि अन्य विधियों का वह स्रोत बन जाती है। या तो वह स्रोत बनती है, या अगर उसके लागू होने के पहले कोई विधि बनी हुई है तो उस विधि को सर्वोच्च विधि से किसी भी कीमत पर असंगत नहीं होना चाहिए। यही लॉ का या प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है। प्योर का मतलब होता है सात्विक या शुद्ध। उसके विरोध में कोई विधि काम नहीं करेगी। या तो यह होगा, या उसी सर्वोच्च विधि से अन्य विधियां बाहर आती हैं और वही सभी विधियों का स्रोत बन जाती है। उदाहरण के तौर पर क्या है कि अगर संविधान सर्वोच्च विधि है तो शासन को दिशा निर्देश दे रहा है संविधान, और शासन काम कर रहा है जिस विधि के द्वारा, उसको हम कहते हैं प्रशासनिक विधि, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो जितनी प्रशासनिक विधियां हैं उन सभी का मूल स्रोत संविधान है। पहला वाक्य तो यही हो गया, पहला प्रश्न भी हो गया कि प्रशासनिक विधियों का मूल स्रोत कौन है। तो हमारा उत्तर होगा संविधान। और क्यों है? क्योंकि वह सर्वोच्च विधि है। तो प्रशासनिक विधियों का स्रोत हो गया यह संविधान। अब कुछ विधियां भारत की ऐसी हैं जो संविधान के लागू होने के पहले ब्रिटिश सरकार ने बनाई थी। जैसे एक बहुत साधारण सा नाम, कॉमन नाम आपने भी सुना होगा, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड 1860, भारतीय साक्ष्य कानून 1872, या सीआरपीसी जो पहले बनी थी, या ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, सब संविधान के लागू होने के पहले की विधियां हैं। तो स्वाभाविक तौर पर संविधान उनका स्रोत नहीं है। लेकिन इनमें से कोई भी विधि संविधान के किसी भी स्पष्ट प्रावधान से असंगत नहीं होनी चाहिए या उसका उल्लंघन करने वाली नहीं होनी चाहिए। यही न्यायालय देखता है और तभी हम सिद्ध करते हैं कि संविधान सर्वोच्च विधि है। इतनी बात से आपके लिए दो प्रश्न आ रहे हैं सामने। पहला कि संविधान की सर्वोच्चता विधि के किस सिद्धांत पर आधारित है। फिर से, संविधान की सर्वोच्चता भारत में विधि के किस सिद्धांत पर आधारित है और वह सिद्धांत किसने दिया है। तो हमारे पास आंसर है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, और दार्शनिक का नाम है केल्सन। दूसरा, प्रशासनिक विधियों का स्रोत संविधान है। यह दूसरा प्रश्न है आपके लिए। ये दो प्रश्न अभी की चर्चा से हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। हमें ऐसा लगेगा कि यह बहुत सैद्धांतिक है, लेकिन बुनियादी बात है, इसलिए इसको मैंने कहा कि बारीक चीजों की समझ या बारीक चीजों पर हमारा ध्यान जाना अनिवार्य है। अब इसके बाद अगर हम संविधान को परिभाषित करने की बात करेंगे, परिभाषा देने के दो आधार हो सकते हैं, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं अगर हम किसी को परिभाषित करना चाहें। कारण यह है कि संविधान पूरे विश्व में अगर देखें तो लगभग 210 देशों के पास लिखित संविधान है। कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जहां संविधान लिखित नहीं है। यह तीसरा प्रश्न है आपके लिए कि इनमें से किस देश का संविधान लिखित नहीं है। एक तो आप जानते होंगे ब्रिटेन, दूसरा है इजराइल, और तीसरा है न्यूजीलैंड। ये तीन राष्ट्र ऐसे हैं जहां संविधान अलिखित है। प्रश्न क्या होता है कि अगर संविधान अलिखित है तो राष्ट्र काम कैसे करेगा? क्या अपनी मर्जी से काम करेगा? क्या स्वेच्छाचारिता से काम करेगा? उत्तर होगा बिल्कुल नहीं। क्यों? कि जिन राष्ट्रों के संविधान अलिखित होते हैं उन अलिखित संविधानों के स्रोत सदैव लिखित होते हैं। यह तीसरा या अगला प्रश्न है आपके लिए कि अलिखित संविधानों के स्रोत लिखित होते हैं
यह एक वक्तव्य देकर पूछा जा सकता है कि यह वक्तव्य सही है या गलत है। तो द सोर्सेज ऑफ ऑल अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस आर रिटन। फॉर एग्जाम्पल, मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटेन 1215, पिटिशन ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स। इजराइल में देखेंगे तो हरीरी लॉज, इस तरह के, या हरीरी कोड, इस तरह के जो स्रोत हैं वही अलिखित संविधानों को आधार देते हैं। एक प्रश्न आ गया कि किन देशों के संविधान अलिखित हैं। दूसरा, अलिखित संविधानों की विशेषता क्या होती है, तो उनके स्रोत सदैव लिखित होते हैं। ये दो बातें हमें यहां से आ रही हैं परिभाषा के पूर्व। जब कुछ राष्ट्रों के संविधान अलिखित हैं तो एक परिभाषा जो हम देते हैं सदैव कि संविधान एक दस्तावेज है जिसमें शासन व्यवस्था को दिशा निर्देश दिया जाता है। तो प्रश्न यह खड़ा होगा सामने कि जहां संविधान अलिखित है वह कैसा दस्तावेज होगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि संविधान को केवल एक दस्तावेज मान लेना सर्वथा उचित नहीं होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली अ डॉक्यूमेंट, इट इज बियॉन्ड दैट ऑल्सो। दस्तावेज के बाहर भी जाकर हम उसको परिभाषित कर सकते हैं। अगर दस्तावेज है तो मान लिया कोई कागज हमारे पास है, तो उस कागज को, वह तो स्टैटिक है, स्थिर है वह, तो एक जो परिभाषा का आधार होगा वह उसका स्थैतिक पक्ष होगा और एक उसका गतिशील पक्ष होगा। अंग्रेजी में कहें तो इट इज स्टैटिक एस्पेक्ट and this is dynamic aspect। अब स्थैतिक पक्ष में पहली परिभाषा हो जाएगी कि दस्तावेज के रूप में संविधान। दूसरा, शक्तियों के स्रोत के रूप में संविधान। और डायनेमिक का एस्पेक्ट हो जाएगा शक्तियों के संतुलक के रूप में संविधान। तो हम तीन तरीके से संविधान की परिभाषा दे सकते हैं। अब दस्तावेज के रूप में जब संविधान है तो उसमें क्या होगा। कॉन्स्टिट्यूशन एज ए डॉक्यूमेंट, इसमें अवयव क्या क्या होंगे, इसके कंटेंट क्या होगा। पहला होगा राज्य की संरचना, उसका स्वरूप, उसका उल्लेख होगा। व्हाट काइंड ऑफ स्टेट इट इज, व्हाट फॉर्म ऑफ स्टेट इट इज, वेदर इट इज डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, मोनार्की, व्हाटएवर, फेडरेशन है, यूनियन है, क्या है, सोवरेन है, नहीं है, अर्थव्यवस्था कैसी है, समाज कैसा है, इसकी पूरी विस्तृत व्याख्या करता है यह। दूसरा है संविधान अथवा राष्ट्र के उद्देश्य, और तीसरा क्या होगा, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दिशा निर्देश होगा। ये बातें होंगी संविधान में अगर वह एक दस्तावेज के रूप में हम उसको परिभाषित करते हैं तब। दूसरा कि अगर शक्तियों के स्रोत के रूप में है, एज ए सोर्स ऑफ पावर, तो जो उद्देश्य है और जिसके लिए दिशा निर्देश मिल रहा है, तो किसी ना किसी अथॉरिटी, प्राधिकारी को, किसी एजेंसी को, किसी संस्था को वह दिशा निर्देश देगा और यह कहेगा कि आपको इस तरीके से कार्य करना है और यह आपका कार्य है, यह आपका अधिकार है। तो राज्य की जितनी भी एजेंसियां हैं
एजेंसियों, प्राधिकारियों, संस्थाओं की शक्तियों तथा उनके कार्यों, अधिकारों का उल्लेख करता है। यह शक्तियों का स्रोत है। यह बताता है संविधान हमें कि कौन सी संस्था कैसे काम करेगी, कौन सी एजेंसी कैसे काम करेगी। इसके बाद है कि शक्तियों का संतुलक है वह। तो किसी भी राज व्यवस्था में क्या होता है, एक तरफ नागरिक है और दूसरी तरफ राज्य है। इनके बीच शक्ति संतुलन अवश्य होना चाहिए, तभी राज्य सुचारू रूप से काम करेगा। अब नागरिक की शक्ति क्या है? यह है नागरिकों के अधिकार। और राज्य की शक्ति क्या है? राज्य का प्राधिकार, अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, राइट्स ऑफ द सिटीजन। हमारे जो अधिकार हैं वही हमारी शक्ति है, और राज्य का जो प्राधिकार है वह राज्य की शक्ति है। तो अगर राज्य और नागरिक के बीच शक्ति संतुलन हो रहा है तो यह कहा जाएगा कि हम संविधान एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी प्रणाली है जो नागरिकों के अधिकारों और राज्य के प्राधिकार के बीच संतुलन की स्थापना करती है, ताकि पूरी राज्य व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती रहे। यह एक प्रणाली के तौर पर हम कहा जाएगा संविधान एक प्रणाली के रूप में। इनके बीच संतुलन की स्थापना करता है। अगर यह संतुलन नहीं हो तब क्या होगा? अगर नागरिकों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया तो वह राज्य का विरोध करेंगे और वह अराजकतावादी मानसिकता हमारे सामने आ जाएगी। और यदि इसके विपरीत राज्य अपने प्राधिकार का दुरुपयोग करे तो तानाशाही प्रवृत्तियां हमारे सामने आ जाएंगी। तो संविधान का कार्य यह है कि वह राज्य व्यवस्था में अराजकतावादी और तानाशाही दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों को विकसित नहीं होने दे। इसके लिए वह करेगा क्या कि हमारे अधिकारों का प्रयोग करने की एक सीमा तय करेगा। उसी तरीके से राज्य के प्राधिकार के प्रयोग की भी एक सीमा तय की जाएगी। तो दोनों की शक्तियों के प्रयोग की सीमा का निर्धारण करके संविधान दोनों के अधिकारों और प्राधिकार के बीच संतुलन बनाता है। यह संविधान का गतिशील पक्ष है, उसकी परिभाषा का। अब इसको इस वाक्य के तौर पर कैसे लिखा जाएगा? नागरिकों की शक्तियों या अधिकारों तथा राज्य की शक्तियों या प्राधिकार के प्रयोग की सीमा का निर्धारण कर संविधान शक्ति संतुलक के रूप में कार्य करने वाली एक प्रणाली है। और इसका उद्देश्य क्या है? अराजकतावादी
मनोवृत्तियों तथा तानाशाही प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाकर राज व्यवस्था का सुचारू संचालन है, ताकि जो संविधान के उद्देश्य हैं वह हमें प्राप्त हो जाएं। यही संविधान की परिभाषा के तौर पर हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं। अब हम यह देख रहे हैं कि भारत का जो संविधान है उसका विकास कालांतर में हुआ है, और चूंकि भारत औपनिवेशिक शासन में रहा है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश संसद ने जो कानून बनाए, आपने पढ़े होंगे, उस पर मैं बहुत विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा हूं कि हम 1600 से अंग्रेजों ने प्रवेश किया भारत में, तो 1601 के चार्टर से शुरुआत अगर करते हैं तो 1601 के चार्टर से लेकर भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 तक का मतलब कुल 347 वर्षों के बीच जितनी भी विधियां, दस्तावेज, चार्टर ये सब आए, उन्होंने भारत के संविधान के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो मूल रूप से तो हमारा जो संवैधानिक विकास है वो ब्रिटिश शासन और उसके द्वारा बनाई गई विधियों पर निर्भर करता है, जिनमें से कुछ विधियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। खासतौर से भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे दस्तावेज आए, आपने पढ़ा होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, तो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके बाद चार्टर एक्ट 1813 है, 1853 का चार्टर एक्ट है, फिर भारतीय परिषद अधिनियम है 1909 का। ऐसे बहुत सारे दस्तावेज हमारे सामने हैं जो भारत के संविधान के विकास को, उसके इतिहास को की व्याख्या करते हैं। तो कुछ बातें वहां से भी पूछी जा सकती हैं जिनको आप आमतौर पर इतिहास में भी पढ़ते हैं, तो वहां से वो प्रश्न निकल कर आएंगे सामने। हमारी जो कक्षा में जिस पर मैं बात कर रहा हूं वह संविधान सभा से संबंधित प्रश्न आता है। कई बार पूछा गया है कि संविधान सभा क्या थी, कैसे थी, तो उस पर मैं कुछ बातें चर्चा कर दे रहा हूं और उसके हिसाब से फिर हम आगे संविधान की संरचना पर बात करेंगे। उसके पहले एक बात और है यहां कि जैसे हमने कहा कि शक्तियों के प्रयोग की सीमा का निर्धारण कर, कि राज्य की शक्ति है उसकी सीमा तय कर दी और नागरिकों की शक्ति है उसकी सीमा तय कर दी। उदाहरण के तौर पर अनुच्छेद 14 लिखता है कि राज्य किसी व्यक्ति को या प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो राज्य की शक्तियों पर रोक लगाई गई है कि राज्य किसी भी कीमत पर ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण का सिद्धांत बाधित होता हो। The state shall not deny to every person equality before law and equal protection of laws. So that is the limitation on the possible arbitrary behavior of the state. राज्य की संभावित स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाता है संविधान। दूसरी तरफ यदि हम अनुच्छेद 19(1) खंड ए से जी तक की बात करें, जिसमें हमारी मौलिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं, तो अनुच्छेद 19(2) से 19(6) के बीच कई आधार रखे गए हैं जिन पर हम स्वतंत्रता के अधिकारों को सीमित कर सकते हैं या निर्बंधित कर सकते हैं। जैसे राज्य की सुरक्षा है, विदेशी राज्यों के साथ मित्रवत संबंध है, अपराध उत्तीपन है, नैतिकता है, मानहानि है, न्यायालय का अवमान है। तो ऐसे 8 आधार आपके लिए महत्वपूर्ण हैं जिन पर स्वतंत्रता के अधिकारों पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। तो अब हमें खतरा यह है कि जिसके पास प्राधिकार होगा, अथॉरिटी जिसके पास है, उसकी शक्तियों के दुरुपयोग की आशंका निश्चित रूप से ज्यादा होगी अधिकार रखने वालों से। इसलिए सरकार की शक्तियों को सीमित करना अनिवार्य होता है यदि संविधान को लोकतांत्रिक बनाए रखना है, अन्यथा वह हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों में सदैव हस्तक्षेप करता रहेगा। इसलिए सरकार की शक्तियों के प्रयोग की सीमा का निर्धारण संविधान का परम दायित्व है और ऐसे संविधानों को संविधानवादी संविधान कहते हैं और ऐसी सरकारों को संविधानवादी सरकार कहते हैं। तो एक प्रश्न हमारे लिए यह भी बन रहा है कि संविधानवादी संविधान या
संविधानवादी सरकार, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट गवर्नमेंट, संविधानवादी सरकार किसको कहते हैं? कहा जाएगा सरकार की शक्तियों का परिसीमन है या लिमिटेशन ऑन द स्टेट्स अथॉरिटी, सरकार या राज्य की शक्तियों की सीमा का निर्धारण करने वाले संविधान को संविधानवादी संविधान या ऐसी सरकार को संविधानवादी सरकार कहते हैं, जिसके लिए एक और शब्द आता है सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट। कि सरकार की शक्तियों की सीमा का निर्धारण कर दिया है तो वह स्वेच्छाचारी नहीं होगी और हमारे अधिकारों का संरक्षण होता रहेगा और लोकतांत्रिक राज व्यवस्था सुचारू रूप से काम करती रहेगी। इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसको सबसे पहले यह जो आइडिया था, यह जो विचार था, ये 1934 में एम.एन. रॉय ने संकल्पित किया था। एम.एन. रॉय द्वारा संकल्पित यह विचार था और उसके बाद आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसको 1935 में इसको स्वीकार किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1935 में आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया। तो एम.एन. रॉय का नाम पूछा जा सकता है। इसके बाद 15 नवंबर 1939 को सी राजगोपालाचारी ने आधिकारिक रूप से इसकी मांग की और जिसमें यह कहा गया कि वयस्क मताधिकार पर इसका निर्वाचन होना चाहिए और ब्रिटिश सरकार ने 1940 में इस मांग को स्वीकार किया था। इस आधार पर हम संविधान सभा की बात आगे बढ़ाते हैं। तो इसके बाद का स्टेज है कि 15 नवंबर 1939 को ने मांग की थी संविधान सभा के निर्वाचन के लिए वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए, ऐसी डिमांड की थी सी राजगोपालाचारी ने, जिसे 1940 में ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया था। अब नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। और निर्वाचन कराया गया कैबिनेट मिशन प्लान के तहत उसी की अनुशंसा पर, और निर्वाचन था अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, और अनुशंसा की थी कैबिनेट मिशन प्लान की सिफारिशों पर। इस पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन कराया गया, जिसमें यह कहा गया कि जो प्रांतीय विधान सभाएं हैं उनसे 292 प्रतिनिधि आएंगे, जो भारतीय रियासती राज्य थे उनसे प्रतिनिधियों की संख्या होगी 93, और जो मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नर के प्रांत थे उनसे आएंगे 4। तो 292, 93
एंड 4, ये मूल रूप से यह हमने उसकी संरचना बनाई थी। प्रांतीय विधान मंडल से 293, इसके बाद 92 थे रियासती राज्य से, और 4 थे मुख्य आयुक्त वाले प्रांतों से। तो कुल मिलाकर 389 सीट्स थी इसमें। संविधान सभा के लिए हमने तय किया था 389 सीट। लेकिन जब माउंटबेटन प्लान के तहत देश का विभाजन हो गया तो बहुत सारे रियासती राज्यों और बहुत सारे सदस्यों ने विड्रॉ कर लिया और पाकिस्तान के लिए एक अलग से संविधान सभा हमने बनाई 3 जून 1947 को। उसके बाद से सदस्य संख्या घट गई और वह सदस्य संख्या हो गई 99। कहा जाएगा कि देश के विभाजन के बाद कई सदस्यों के पाकिस्तान के लिए निर्मित या गठित संविधान सभा में यह 3 जून 1947 को चले जाने से भारत की संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 से घटकर 299 हो गई। यह कहा जाएगा कि 299 वॉज द फाइनल मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब संविधान सभा जो बनाई गई उसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वह थे सच्चिदानंद सिन्हा, आपने पढ़ा भी होगा। जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष या वाइस प्रेसिडेंट थे एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी। एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी थे वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, टेम्पररी चेयरमैन थे सच्चिदानंद सिन्हा। जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे हम सब जानते हैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे वो थे बी.एन. राव। तो यहां पर हो गया अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी, चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी समझ में आ ही रहा है डॉक्टर अंबेडकर, और सलाहकार थे बी.एन. राव। ये कुछ ऐसी सूचनाएं हैं। इसके बाद संविधान सभा जब बनाई गई उसके पहले जो स्थिति थी वह थी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक कहा जाएगा कि नवंबर 1946 में गठन हुआ, 25 जनवरी 1950 को विघटित हो गई यह। इसके पहले की जो संस्था थी उसको कहते थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसके बाद की जो संस्था बनी उसको कहते हैं संसद। विघटन
25 जनवरी 1950। इसके पूर्व की संस्था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बाद की संस्था भारत की संसद। अब इसके सत्र जो थे आपने पढ़ा होगा, 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र हुआ, कुल सत्र हुए 11। नौ दिसंबर 1946 को वस्तुतः सत्र चला था 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुआ था, जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, जिसको अब हम संसद का केंद्रीय हॉल कहते हैं। इन कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, नाउ सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट, उसी में पहला सत्र आयोजित हुआ और कुल 11 सत्र आयोजित किए गए, जो चले 26 नवंबर 1949 तक। 11वां जो सत्र था वो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949, और 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया। इसमें संविधान को बनाने के लिए सबसे पहला जो महत्वपूर्ण प्रयास था वह उद्देश्य प्रस्ताव की प्रस्तुति थी 13 दिसंबर 1946 को, जब जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसको स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। जेल नेहरू द्वारा 1946 को प्रस्तुत और संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को अनुमोदित, उसका अनुमोदन किया। इसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसमें डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर उसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति, और सदस्य आपने पढ़ा होगा के मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, 4 तो यही थे। इसके बाद थे बी.एल. मित्तर, जो स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे दिया उन्होंने, और उसकी जगह पर आए एन माधव राव, और फिर डी.पी. खेतान, जिनकी 1948 में मृत्यु के बाद आए टी.टी. कृष्णमाचारी। तो ये 6 सदस्य थे कुल। सबसे पहला के मुंशी, दूसरे मोहम्मद सादुल्ला, इसके बाद तीसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इसके बाद से गोपाला स्वामी अयंगर, फिर एन माधव राव, बी.एल. मित्तर के स्थान पर
जिन्होंने स्वास्थ्य के आधार पर त्याग पत्र दे दिया था, इल हेल्थ को लेकर त्याग पत्र दे दिया था। और इसके बाद आ गए टीटी कृष्णमाचारी, डीपी खेतान की 1948 में मृत्यु के बाद। यह हमारी संविधान सभा की प्रारूप समिति थी जिसने संविधान की रचना की, और BN राव की सलाह परामर्शी इसके तहत, और 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया, और 26 जनवरी 1950 से इसको प्रभावी बनाया। अब जो मूल संविधान है उसमें भाग थे 22, अनुच्छेद थे 395 और अनुसूचियां थी 8। वर्तमान में भाग हैं 25, अनुच्छेद हैं 448, अनुसूचियां हैं 12 और संशोधन है 105। यह हमारे संविधान की संरचना है अभी। अब भाग में क्या है, अनुसूचियों में क्या है, उस पर एक नजर आप यहां देखेंगे। आपके लिए यहां रखा है, यह मटेरियल है, संविधान के भाग क्या हैं। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, यहां लिखा है अनुच्छेद क्या है। तो ये सारे भागों का उल्लेख है इसमें। इसके बाद विस्तार है इसका, फिर इसके बाद संविधान की अनुसूचियां हैं, यहां लिखा है शेड्यूल्स, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो 12 अनुसूचियों, ये पूरा विस्तार है, आपको इसमें मिल जाएगा। और उसके हिसाब से हमने उसमें काम करना शुरू किया। तो अगर अनुसूचियों की बात करेंगे तो पहली अनुसूची में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के नाम हैं। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्रीगण, अन्य के वेतन, उपलब्धियां, इनका उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में शपथ पत्र है बहुतों का, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को छोड़कर। चौथी है जहां पर राज्यसभा के लिए सीटों का उल्लेख है अलग अलग राज्यों से। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल नहीं है। 6ठी अनुसूची में ये 4 राज्य शामिल हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित कानून है। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए विषयों का उल्लेख है, 29 विषयों का। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए 18 विषयों का उल्लेख है। इस प्रकार से 12 अनुसूचियां हैं जिन पर प्रश्न हमेशा बनते रहे हैं, आगे भी बनते रहेंगे। तो उसका उल्लेख आपके दस्तावेज में भी है जो मैंने आपको अभी दिखलाया। तो पहली में क्या हो गया, पहली में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के नाम। दूसरी में राष्ट्रपति, राज्यपाल, अन्य के वेतन, उपलब्धियों का उल्लेख है। तीसरी में शपथ पत्र है, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का शपथ पत्र शामिल नहीं है। चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन का उल्लेख है। इसके बाद 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची बनाकर। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी कानूनों को रखा गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान है सदस्यों की। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषय रखे गए हैं। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए 18 विषय रखे गए हैं। यही हमारे संविधान की
संरचना है जिसके आधार पर हम यह आगे संविधान की समझ विकसित करते हैं। इसके बाद कुछ बातें मैं कर दे रहा हूं संविधान की उद्देशिका से संबंधित। सबसे पहले स्रोत इसका क्या है, तो मूल स्रोत है उद्देश्य प्रस्ताव 1946। दूसरा है अमेरिकी क्रांति 1776, फ्रांसीसी क्रांति 1789, रूसी क्रांति 1917। यहां से हमने लिया उदारवाद या स्वतंत्रता, बंधुता, समानता। रशिया से लिया समाजवाद। इस तरह के गुण हमने वहां से लिए। और उद्देशिका में राष्ट्रीय लक्ष्यों को शामिल करने की प्रेरणा यह ली गई है आयरलैंड के संविधान से 1937 के। ये हमारी उद्देशिका के प्रमुख स्रोत हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं। और अभी हमने पढ़ा कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को उसको हमने अनुमोदित किया था। प्रेमबल का जो मूल संविधान की जो उद्देशिका थी और संविधान के जो अन्य पृष्ठ थे उनकी डिजाइन की गई थी ब्योहर राम मनोहर सिन्हा जबलपुर के द्वारा। अन्य पृष्ठों का डिजाइन ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ऑफ जबलपुर डिजाइन किया गया था शांति निकेतन में। नंदलाल बोस के समर्थन से। और जो कैलीग्राफी जिसको कहते हैं, जिस तरीके से लिखा गया था, वो राम बिहारी नारायण रायजादा कैलीग्राफी जो की गई थी, लेखन जो था वह है राम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। ये कुछ नाम है जो आपको ध्यान में रहने चाहिए। इसके बाद है कि बेरुबारी संघ बनाम या बेरुबारी संघ 1960 मामले में न्यायालय ने कहा था कि यह इन रेफरेंस बेरुबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स 1960 न्यायालय के अनुसार उद्देशिका संविधान का अनिवार्य भाग या अंग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में क्या कहा गया कि उद्देशिका संविधान का
अभिन्न अंग है। इसके बाद से उद्देशिका का प्रयोग हम करते हैं संविधान की व्याख्या के लिए। अब है संशोधन। तो 42वें संशोधन से 1976 से क्या जोड़ा? समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। एक वाक्य कहा जाएगा कि संविधान के किसी भी भाग में उद्देशिका में भी संशोधन किया जा सकता है यदि बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होता हो। तो अगर हमसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि उद्देशिका में संशोधन हो सकता है या नहीं, तो उत्तर दिया जाएगा कि हो सकता है, सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर, कि जो बुनियादी ढांचा है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो पार्लियामेंट में अमेंड प्रीएम्बल एनी टाइम प्रोवाइडेड इट डज नॉट अफेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। उसका एक प्रमाण क्या है कि 73 में बेसिक स्ट्रक्चर लाया गया था, 76 में संशोधन किया गया, और चूंकि भारत पहले से समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंड रहा है, इसलिए हमने उसको उभार कर लिख दिया कि यह समाजवादी होगा, पंथनिरपेक्ष होगा और अखंड होगा। इसके साथ साथ उद्देशिका से एक सिद्धांत की व्याख्या होती है, इसको कहते हैं आधिकारिक जवाबदेही का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑफिशियल अकाउंटेबिलिटी। ये यहां से बाहर आता है कि राज्य को वह उत्तरदायी बनाती है या उससे बाहर आता है। अब उद्देशिका में संशोधन हो गया, उद्देशिका भाग है, उद्देशिका का प्रयोग हम करते हैं संविधान के अस्पष्ट प्रावधानों की व्याख्या के लिए। इतनी बात उद्देशिका में आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद जो भाग 1 है संविधान का, वह है अनुच्छेद 1 से 4। इसको ऐसे समझ लें, अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत का क्या है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यह हो गया राज्यों का संघ। इसके बाद है भारत का राज्य क्षेत्र, जिसमें क्या क्या शामिल है? राज्य, संघ शासित क्षेत्र और अर्जित क्षेत्र। लेकिन इसके बारे में आपको याद रखना है कि अर्जन केवल अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत ही हो सकता है। घरेलू विधि बनाकर हम अर्जन नहीं कर सकते, क्योंकि अर्जन परिभाषित नहीं है। इसलिए अर्जित क्षेत्र जो होगा वो अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत होगा। तो अनुच्छेद 1 में भारत के राजनीतिक ढांचे का उल्लेख है और भारत के राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। अब इसमें आपको ध्यान यह रखना है कि जो अलग से मैं 1-2 बारीक चीजें बता देता हूं। स्थलीय जो सीमा है, भारत शासन अधिनियम 1935 से निर्धारित तथा स्वतंत्रता के बाद पड़ोसियों के साथ वार्ता और समझौते से
निर्धारित, स्थलीय सीमा, इस आधार पर हम उसका निर्धारण करते। स्वतंत्रता के पहले हमने निर्धारित किया था भारत शासन अधिनियम 1935 से। और दूसरा है कि जो समुद्रवर्ती सीमा है, इसमें घरेलू विधि है एक, और एक अंतर्राष्ट्रीय विधि है। संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि सम्मेलन 1982, ह्यूमन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, इसमें है समुद्रवर्ती सीमा है आधार रेखा से 12 समुद्री मील पर, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर्स। और घरेलू विधि हो गई अनुच्छेद 297 1, 2 तथा 3 से प्रेरित। वो क्या है? क्षेत्रीय जल, महाद्वीपीय मग्न तट, अनन्य आर्थिक क्षेत्र एवं अन्य समुद्रवर्ती क्षेत्र अधिनियम 1976, अंग्रेजी में हो गया टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, exclusive economic zone and other maritime zones act 1976। इसमें भी सीमा यही है, आधार रेखा से 12 समुद्री मील पर। यह हमारी समुद्रवर्ती क्षेत्र की सीमा है। इस तरीके से हम भारत की सीमा का निर्धारण करते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 2 में है, इसको कहा जाएगा नए राज्यों का गठन। प्रक्रिया है प्रवेश या एडमिशन, और दूसरी है स्थापना या एस्टैब्लिशमेंट। ये हो गए दो। प्रवेश के लिए क्या है कि प्रवेश के लिए उस क्षेत्र का की अपनी राजनीतिक इकाई होनी चाहिए। जैसे कश्मीर का प्रवेश कराया था हमने, तो उसकी अपनी एक संगठित राजनीतिक इकाई होनी चाहिए, तब प्रवेश कराया जाएगा। स्थापना करेंगे तो उस क्षेत्र का अर्जन किया जाना चाहिए, जैसे सिक्किम और गोवा था, उसके आधार पर हमने स्थापना कराई। और अनुच्छेद 3 में है राज्यों का या राज्यों के पुनर्गठन से नए राज्य का निर्माण, और जिसमें क्षेत्र बदल सकती है, सीमा बदल सकती है, नाम बदल सकती है। राष्ट्रपति की सिफारिश पर ऐसा विधेयक आएगा, जिसका पुनर्गठन हो रहा है उसकी सहमति अनिवार्य नहीं है। ऐसी पूरी प्रक्रिया अनुच्छेद 3 में दी हुई है। और अनुच्छेद 4 में है कि नए राज्य के गठन के बाद अनुसूची 1 तथा
4 में संशोधन। इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन अनिवार्य नहीं है और साधारण विधि से संशोधन हो सकता है। तो हमें ये प्रश्न है हमारा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। इतनी बातों पर चर्चा करने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारे प्रश्नों में ऐसी क्या खासियत है जो प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, उस पर गौर करते हैं। लिखा है, भारत का संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, भाषाई अल्पसंख्यकों को धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को धार्मिक, भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। इसका जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 29(1) में यह प्रावधान है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को 29(1)(2) कह लें, 30(1)(2) कह लें, दोनों अनुच्छेद हैं जिसके आधार पर यह कहा जाएगा कि यह धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। तो साधारण सा प्रश्न है इस आधार पर। इसके बाद संवैधानिक सरकार का आशय क्या है। अभी हमने बात की थी कि संविधान शक्तियों के प्रयोग की सीमा का निर्धारण करता है और चूंकि राज्य के पास प्राधिकार है तो उसके खतरे ज्यादा हैं कि वह स्वेच्छाचारी होगा, इसलिए सरकार को सीमित करना संविधान का परम दायित्व है। इसका मतलब है कि कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हो, कोई सरकार जो संविधान की सीमा से परिबद्ध हो, किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार हो, इसमें क्या होगा कि संविधान की सीमाओं से जो बांधी गई हो उसी को सीमित सरकार कहते हैं या लिमिटेड गवर्नमेंट कहते हैं, या भी हमने कहा संविधानवादी सरकार कहते हैं। तो हमारा उत्तर हो गया डी, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो उसको हम संवैधानिक सरकार की संज्ञा देते हैं। यह अंग्रेजी भाषा में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस। तीसरा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। अभी हमने संरचना की बात कही थी कि मूल संविधान में भी 22 भाग थे, अभी तो 25 हैं। यह स्टेटमेंट गलत है। भारत के संविधान में कुल मिलाकर 390 अनुच्छेद हैं, यह भी गलत है। 395 थे मूल में और 448 हैं अभी। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया है। 8 ही अनुसूचियां होती थी, 9वीं को जोड़ा गया पहले संशोधन से, 10वीं को जोड़ा गया 52वें संशोधन से 1985 में, 11वीं और 12वीं को जोड़ा गया क्रमशः 73वें और 74वें संशोधनों 1992 से। तो हमारा उत्तर हो गया केवल 3, जो हमारा पास उत्तर है कि वह 2 स्टेटमेंट हमारे गलत हैं और केवल 3 हमारे लिए सही है। इसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णित करता है। अभी मैंने आपको बताया था अनुसूची 1 में क्या है, राज्यों के नाम, 2 में उपलब्धियां, वेतन ये है, 3 में शपथ पत्र है, 4 में राज्यसभा की सीटें हैं। वही प्रश्न है यहाँ। इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है, ये 7वीं अनुसूची है। इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई 8वीं है। जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान, ये 5वीं 6ठी है। इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। तो अगर हमने ये संरचना याद है तो हमारे लिए प्रश्न, इसका उत्तर डी हो गया। यह प्रश्न हमारे लिए बहुत सरल होगा। इसके बाद, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। अभी हमने लिखा है कि पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन अवश्य होना चाहिए। चूंकि पहली में क्या है, राज्यों के नाम है, संघ शासित क्षेत्रों के नाम है, और चौथी में राज्यसभा की सीटें हैं। तो जब भी कोई नया राज्य गठित होगा
तो जाहिर है पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन अनिवार्य है, लेकिन उसके लिए साधारण विधि ही पर्याप्त है। 368 के तहत संशोधन अनिवार्य नहीं है। इसका उत्तर क्या हो गया? पहला, फर्स्ट शेड्यूल। वही है, फिर उसी से मिलता जुलता प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यों के नाम को सूचीबद्ध करती है और उनके क्षेत्रों को निर्दिष्ट करती है? पहली अनुसूची है, नाम उसी में लिखा हुआ है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई थी? अभी मैंने बताया आपको, पहले संशोधन से 9वीं, 52वें संशोधन 1985 से 10वीं, 73वें संशोधन 1992 से 11वीं और 74वें संशोधन से 12वीं। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई पहले संशोधन द्वारा। आंसर इज ए। भारत के संविधान में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इस पर आपको थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है कि आपको 7वीं अनुसूची के कुछ विषयों को याद रखने की जरूरत होगी जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ध्यान में रखना है। यहां लिखा है वन संवर्ती सूची का विषय है, तो इसके लिए जो विषय है वह 17A, जिसको हम कहते हैं एंट्री, हिंदी में कहते हैं उसको प्रविष्टि, 17A है, जो 42वें संशोधन 1976 से जोड़ी गई है। दूसरा है स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज संवर्ती सूची का विषय नहीं है। लिखा है यह कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तुम्हारा उत्तर यह हो गया, यह है संघ सूची में प्रविष्टि या एंट्री 48 में स्टॉक एक्सचेंज लिखा है। इसके बाद है डाकघर संघ सूची में, तो डाकघर है संघ सूची में नो डाउट, लेकिन 2 जगहों पर है वह। एक डाक और तार अलग है और एक डाकघर बचत है अलग। तो डाक और तार, इसको लिखा जाएगा लिस्ट 1 एंट्री 31 और डाकघर बचत यह है एंट्री 39। संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 39 में है। और इसके बाद हमारा है सार्वजनिक स्वास्थ्य, राज्य सूची में है, यह एंट्री नंबर 6 है। तो जैसे अभी यह प्रश्न है तो इसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत है और आगे भी आपको कुछ याद रखना पड़ेगा, कुछ मूल जो उसके मुख्य जो प्रावधान है वह 7वीं अनुसूची के अलग अलग सूचियों में। फिर बात यहां फिर आ रही है उसी तरह की, 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत है? यह बताया जाएगा। माइंस एंड मिनरल्स इज अंडर एंट्री नंबर 55। यह है प्रविष्टि 55। संघ सूची की प्रविष्टि 55 में खान, खनिज तेल, लेबर, इस सब का विषय है। कृषि और जो फिशरीज हैं और स्वास्थ्य है, तीनों राज्य सूची के विषय हैं। स्वास्थ्य तो अभी आपको बताया 6, एंट्री नंबर 6। फिशरीज इज एंट्री नंबर 21, सभी राज्य सूची के विषय हैं। और कृषि जो है वह एंट्री नंबर 14, यह है स्टेट लिस्ट। हमारा उत्तर तो हो गया ए, इसमें खान और तेल क्षेत्रों का श्रम और सुरक्षा का विनियमन। और ये आपको ऐसे ही आपको याद रखने की जरूरत है, वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद का जो प्रश्न है, आप देख रहे हैं संरचना से संबंधित प्रश्न बहुत हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में कुछ राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान? अगर हमने वो बातें पढ़ रखी तो बहुत आसान है। 5वां इसमें उल्लेख है, बी, बहुत सिंपल सा है। 7वां अभी सूचियां हैं। 9वें में भूमि सुधार संबंधी ये है कानून, इसमें उत्तर हो गया बी, 5th शेड्यूल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है, फिर बात वही आ रही है। 2014 का प्रश्न है कि जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है।
जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। ऑब्वियसली केवल 2 इसका उत्तर है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? तो अगर आपको याद होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है, जिसमें हमने प्रांतों में द्वैध शासन डायरकी का प्रावधान किया था, तो संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण कर दिया था। बहुत चर्चित सा प्रश्न था यह। तो केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता बताई थी 1919 के भारत शासन अधिनियम ने, जिसमें प्रांतों और संघ के बीच विषयों का बंटवारा करके उनकी विधि निर्माण की शक्ति को बांटा था। इसलिए कहा जाएगा कि दिस वाज द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वेयर क्लैरिफाइड। तो इसका आंसर है बी, भारत शासन अधिनियम। मैंने कहा था कि इतिहास की कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, खासतौर से 1919 और 1935 का जो कानून है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण वह है कि वह क्रियाशील बनाता है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। हम अपनी स्वतंत्रता है, जैसे हम कहते हैं अनुच्छेद 19(1)(a) से G के जो मौलिक स्वतंत्रताएं हैं, वो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तरदायी है। इसलिए सामान्य जो व्यक्ति है, उसकी बुद्धि और उसके चरित्र को जो बेहतर कर दे, वही मौलिक स्वतंत्रता होती है। यह लोकतंत्र की संकल्पना है। उस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए होगा। बहुत साधारण सा प्रश्न है यह, लेकिन बहुत बारीक है। आपको लोकतंत्र की संकल्पना की समझ होनी चाहिए। तो उत्तर हो गया ए, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को प्रभावी बनाता है यह। इसके बाद है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? अवशिष्ट शक्ति कहते हैं बची हुई शक्ति। इसका मतलब कि उन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है। तो वर्तमान में जो अवशिष्ट शक्ति है वह अनुच्छेद 248 खंड 1 में है, जो संसद को प्राप्त है, क्योंकि लोकतंत्र है। भारत उस समय क्या था? भारत शासन अधिनियम में भारत का शासन गवर्नर जनरल या वायसराय के हाथ में था। तो गवर्नर जनरल को यह शक्ति प्राप्त थी कि जिसका उल्लेख किसी दस्तावेज में नहीं है या उस कानून में नहीं है, उस पर कानून बनाने का अधिकार, उस पर निर्णय लेने का अधिकार उसका होगा, गवर्नर जनरल या वायसराय का। इसका उत्तर है बी। 5वीं और 6ठी अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों पर अगर गौर करेंगे तो आपने आज की कक्षा में यह देखा है कि प्रश्न संविधान की संरचना से, उसके विकास से, उसके स्रोत से पूछे जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में भी ऐसे ही प्रश्नों की संख्या अधिक होती है। इस पर गौर करना है, और जितनी बातें मैंने आपको बताई उस पर अगर ध्यान आकर्षित करेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी। इस आधार पर आप अपनी तैयारी करके अपनी तैयारी को बनाए रखें और वैल्यू एडेड सेशन में से उसका लाभ लेते रहें। अगली कक्षा में फिर इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और अगले कुछ नए खंडों से देखेंगे कहां से प्रश्न आ रहे हैं। उनकी भी बुनियादी संकल्पनाएं और कुछ बारीक बातों पर मैं चर्चा कर दूंगा। उसके लिए फिर हम अगली कक्षा में बात करेंगे। धन्यवाद।